हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लॉस पर और मैं हूं आपका दोस्त दीपक। बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हूं। पहले कोट देख लीजिए, जो नहीं मिला वो बेहतर नहीं था, जो है वह बेहतर है और जो आगे मिलेगा वो बेहतरीन होगा। तो यहाँ पे जो शब्द है बेहतरीन, इस पर आप लोग गौर फरमाइए। आप लोग अभी मेहनत कर रहे हैं लेकिन इसके रिजल्ट जो हैं वो आप लोगों को फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। तो आप अपनी मेहनत को करने से कभी भी कतराइए मत, क्योंकि ये सोचकर मेहनत कीजिए कि ये सपना आपका नहीं, आपके माता पिता का है। तो यदि आप लोगों को अपने माता पिता का सपना पूरा करना है तो फिर आप लोगों को आज पर मेहनत करनी होगी। तो यदि बेहतरीन पाना है तो बेहतरीन परिश्रम भी करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के बहुत ही बेहतरीन 25 जून के करंट अफेयर। सबसे पहले हम लोग इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज कवर कर लेते हैं। न्यूजीलैंड बना विश्व टेस्ट चैंपियन। रिसेंटली भारत को हराया है 8 विकेट से और न्यूजीलैंड जो है वो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप को जीत चुका है और ये सरताज बन चुका है। चीन ने वुहान लैब के लिए मांगा नोबेल। यहां पर एक कहावत जो है वो चरितार्थ होती है कि बिल्ली 100 चूहे खाकर हज पर चली। तो रिसेंटली चीन की वुहान लैब के द्वारा यह डिमांड की गई है कि उनको नोबेल प्राइज दिया जाए, लेकिन इनके द्वारा यह कहा गया है कि जो जीन सीक्वेंसिंग यहां पर की गई है उसमें मेडिकल क्षेत्र के अंदर हमको नोबेल दिया जाए। और आपको पता होगा कि चीन के एक वायरोलॉजिस्ट हैं जिसे कहा जाता है बैट वुमेन, उनका नाम है शी झेंगली। ठीक है, तो इन्होंने भी ये डिमांड की है कि वुहान लैब को नोबेल प्राइज दिया जाए इन मेडिकल फील्ड। ठीक है, रिसेंटली आपको यह भी पता होगा कि वुहान का जो सी फूड मार्केट है वहां पर डब्ल्यूएचओ की टीम्स भी गई थी ये देखने के लिए कि क्या वास्तव में वहीं से ये कोरोना वायरस आया है। तो यहां पर अब जो है वो संदेह बना हुआ है और ये 99% कहा जा सकता है। 1% कहीं ना कहीं हम लोग ये मान सकते हैं कि नहीं होगा, लेकिन 100% जो है वो अब श्योर हो जाएगा कुछ ही दिन के अंदर कि ये वायरस जो है वो चीन की वुहान लैब से ही निकला था। भूल जाइए, सभी वेरिएंट आ चुकी है, यानी कि आ रही है सुपर वैक्सीन। रिसेंटली इस पर जो है वो वर्क किया जा रहा है और साइंटिस्ट ये बता रहे हैं कि एक सुपर वैक्सीन जो है वो सभी वैक्सीन को मिलाकर एक नई वैक्सीन बनाई जाएगी। तो जितने भी वेरिएंट है, जैसे हम लोग कहते हैं कि डेल्टा वेरिएंट है, कप्पा वेरिएंट है, डेल्टा प्लस वेरिएंट है, तो सबके ऊपर ये सुपर वैक्सीन अब काम करने लग जाएगी। कूनो नेशनल पार्क में चीतों की आहट से चमकेगी श्योपुर की किस्मत। कूनो नेशनल पार्क, देखिए यहां पर बात कर रहे हैं हम लोग चीते की। विश्व के अंदर सबसे पहली पहली बार ऐसा केस आया है कि अफ्रीका से भारत के अंदर, यानी कि अफ्रीका एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के अंदर चीतों का ट्रांसफर किया जाएगा। तो एक महाद्वीप है अफ्रीका और दूसरा जो कॉन्टिनेंट है वो है एशिया, और एशिया के अंदर जो कंट्री है वो है इंडिया। और इंडिया के अंदर दो स्टेट्स को चूज किया है, एक तो है मध्य प्रदेश और दूसरा है राजस्थान। राजस्थान के 3 नेशनल पार्क हैं, जबकि 2 नेशनल पार्क जो हैं वो चुने गए हैं मध्य प्रदेश के। और सबसे पहले जो ट्रांसफर किया जाएगा वो कूनो नेशनल पार्क के अंदर मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां पर चीतों को ट्रांसफर किया जाएगा। मूडीज ने कहा दूसरी लहर का आर्थिक असर पहली से कम। मूडीज के द्वारा अभी जो ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट जो बताई गई है वो है कितनी, 9.6%। ठीक है, जबकि इन्होंने पिछली बार 13.6 जो है वो अनुमान लगाया था, लेकिन इन्होंने अपने आंकड़े जो है वो चेंज कर दिए हैं। तो पिछली बार की अपेक्षा अब जो है वो असर कम देखने को मिलेगा। नावों के लिए देश का पहला सीएनजी स्टेशन जो है वो गंगा नदी के अंदर स्थापित किया जा रहा है। इससे फायदा क्या होगा कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है वो सस्ती आती है, चीपर है कंपैरेटिव टू एलपीजी या फिर डीजल जो इनमें इंजन काम में लिए जाते हैं। तो यहां पर जो नाव जो संचालक हैं, जैसे मान लीजिए कि एक दिन के अंदर 12 राउंड ये करते हैं और 12 राउंड के अंदर 500 रुपए इनके खर्च होते हैं। तो यदि सीएनजी से ऑपरेटेड होंगी तो 12 राउंड के अंदर लगभग 350 रुपीज जो है ये इनके खर्च आएंगे। तो कहीं ना कहीं इनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बूस्ट होगी। और सीएनजी जो है वो ग्रीन, एज ए ग्रीन फ्यूल जो है वो भी हम लोग इसको कह सकते हैं, क्योंकि कार्बन एमिशन जो है वो इसमें नहीं के बराबर होता है। लद्दाख से उठी विधानसभा गठन और छठी अनुसूची की मांग। सबसे पहले ये देखिए कि 6th शेड्यूल क्या है।
तो हमारे पास में चार यहाँ पे यार राज्य हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। यहाँ पर इनको स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया हुआ है और यहाँ पे जो राज्यपाल है उनको स्पेशल राइट्स होते हैं। छठी अनुसूची की सूची के तहत, मतलब जो सिक्स्थ शेड्यूल है, इसमें जो भी स्टेट्स काउंट होते हैं वहां पर जाने के लिए एक स्पेशल परमिशन जो है वो जरूरत पड़ती है, जितने भी शेड्यूल एरियाज हैं। इसके साथ में विधानसभा की डिमांड की है लद्दाख ने, क्योंकि कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब विधानसभा है, पौंडीचेरी में विधानसभा है, तो लद्दाख में भी विधानसभा का गठन किया जाए। ओलंपिक कर्णम मल्लेश्वरी बनी डीएसयू, मतलब दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली कुलपति बनी है और अब जो है ये रनिंग के अंदर आने वाली हैं। बैंकों को वापस मिला घोटालों में डूबा पैसा। घोटालों के अंदर डूबा पैसा मतलब 9,041 करोड़ रुपए जो है वो इनकी संपत्ति बेचकर मिले हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विजय माल्या है, मेहुल चोकसी है, नीरव मोदी। तो मेहुल चोकसी जो है ये अभी वैसी डोमिनिका जो देश है, कैरेबियन जो कंट्री है, वहां पर अभी ये कोर्ट के अंदर है, मतलब कोर्ट मतलब कि वहां पर इसकी सुनवाई चल रही है, जेल के अंदर है। ये इसने मेहुल चोकसी ने एंटीगुआ की नागरिकता ली थी, उसके बाद में फिर ये वहां से भाग गया था। भागने के बाद डोमिनिका जो कंट्री है वहां की पुलिस पर्सोनल्स ने इसको अरेस्ट किया और अब जो है इसका केस चल रहा है डोमिनिका जो कोर्ट है वहां पर चल रहा है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्दी जो है ये भारत आ सकता है। तो ये दोनों जो हैं वो मामा भांजे हैं, हीरा व्यापारी ये थे और पंजाब नेशनल बैंक को लगभग 14,000 करोड़ का इन्होंने शपथ लगाई थी। टीकाकरण के लिए मोबाइल फोन पते का प्रमाण जरूरी नहीं है, यानी कि भारत जो है वो वैक्सीनेशन ज्यादा करना चाहता है। और रिसेंटली आपको पता होगा कि अभी ये जो चरण था जो कि 21 जून से शुरू हुआ था, 21 जून से जो चरण शुरू हुआ था उसके अंदर भारत ने एक दिन में लगभग 83 लाख लोगों को टीकाकरण किया और इसके साथ ही भारत विश्व में ऐसा करने वाला जो रिकॉर्ड जो था वो भारत ने कायम किया था। चलिए, ये बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज आप लोगों के लिए अवेलेबल हमारे ऐप के ऊपर है। करंट अफेयर से रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड है, एनसीईआरटी से रिलेटेड कोर्स जो है वो अवेलेबल है। आप मुझे इंस्टा पर कोई भी क्वेरी जो है वो पूछ सकते हैं, कई स्टूडेंट पूछते हैं, उनको जवाब भी दिए जाते हैं। बेझिझक आप लोग क्वेश्चन पूछिए, कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए किसी भी एग्जाम से रिलेटेड। इसके साथ में ही आपको लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगी और आपको क्विज जो है वो डेली अवेलेबल करवाया जाता है, जो भी हम लोग डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं 24 जून के यानी कि कल के क्वेश्चन जो है उनको रिवाइज कर लेते हैं। किस देश ने हिंद महासागर में चीन की सक्रियता को देखते हुए भारतीय नौसेना के आईएफसी में संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की है? तो वो है इंग्लैंड और इसका हेडक्वार्टर कहां है? गुरुग्राम के अंदर। हाल ही में किस राज्य के चौथे टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी गई है और उसका नाम क्या है? रामगढ़ टाइगर रिजर्व जो है बूंदी के अंदर स्थित है। बूंदी राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है और ये कौन सा बन जाएगा? अब 52वां टाइगर रिजर्व जो है वो बन जाएगा, जबकि 51वां जो टाइगर रिजर्व था वो कहां का था? वो था तमिलनाडु का। विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है जिसने लेजर एयरबॉर्न सिस्टम जो है, मतलब बहुत ही बेहतरीन ये तकनीक थी किसकी? इजराइल की। एआईबीए की कोर समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला डॉक्टर टडांग मीनू बनी है। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती है? वो है उड़ीसा। स्टीफन लॉकवेन किस देश के पहले प्रधानमंत्री है जिनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लाया गया है? वो है स्वीडन। निष्ठा कार्यक्रम एनसीईआरटी का है। पोर्ट सिटी बुशहर किस देश का एकमात्र परमाणु संयंत्र जो कि बंद हुआ है? वो है ईरान। 24 जून 2021 को, मतलब कल जो है ये घटना देखी गई थी, वो था स्ट्रॉबेरी मून, जबकि भारत में घटना नहीं देखने को मिली थी। दो ही बच्चे अच्छे अभियान जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार का है। भारतीय अमेरिकी रसायन अध्यक्ष कौन है जिन्हें यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? वो है कौन है? सुमिता मित्रा। दुर्गावती बांध परियोजना बिहार की है। भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और इनकी अभी 68वीं पुण्यतिथि जो है वो मनाई गई है। हाल ही में किस सरकार ने एक वर्षीय योग विज्ञान पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो वो कौन है? दिल्ली गवर्नमेंट है। अभी हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात है, हेडक्वार्टर हैग के अंदर है और करीम खान जो है वो प्रोसिक्यूटर यहां पर बनाए गए हैं। यहां पर देखिए एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो 168 रैंक जो है वो भारत की इसके अंदर है। चलिए, 25 जून के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर कर लेते हैं। देखिए, मेरे जो करंट अफेयर हैं वो
दूसरे टीचर से, थोड़े से एजुकेटर से अलग जरूर होते हैं, लेकिन जब आप लोग यूपीएससी का एग्जाम देंगे, इसके साथ में पीसीएस का एग्जाम देंगे, एसएससी का आप लोग एग्जाम दीजिए, जो भी वनडे एग्जाम होते हैं, या फिर एक स्टूडेंट ने क्वेरी पूछी थी कि सर यूपी पीसीएस की जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर भी ये काम में आ सकता है, तो बिल्कुल जो है वो आप लोग डेली इनको फॉलो किया करो। चलिए, किस नदी में नाव संचालन के लिए देश का पहला जो है वो सीएनजी स्टेशन स्थापित किया गया है? तो वो कौन सा है? वो है गंगा के अंदर। देखिए, क्यों किया गया ये इनिशिएटिव, क्यों लिया गया है? सीएनजी से जब किसी बोट को ऑपरेट किया जाएगा तो उसकी कॉस्ट कम आएगी। अभी मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि ये सीएनजी गैस होती क्या है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो कॉस्टिंग कम करने के लिए है। यदि इसकी कॉस्टिंग कम होगी तो इकोनॉमिक जो कंडीशन है, जो कि ड्राइवर्स है, उनकी ज्यादा अच्छी बन पाएगी। और गंगा के अंदर जब कई लोग जो है वो टूरिज्म के लिए जाते हैं तो वहां पर इस चीज को बढ़ावा भी मिलेगा। चलिए, यहां पे हम लोग देख लेते हैं कि जो फिलिंग स्टेशन होते हैं वहां पे वर्क कैसा होता है। सबसे पहले तो एक मीटर लगा रहता है जिसमें गैस की जो मात्रा है, क्वांटिटी, वो मेजर की जाती है। फिर उसके बाद में ड्रायर यहाँ पे लगा रहता है ताकि जो भी मॉइस्चर है उस मॉइस्चर कंटेंट को यहाँ से खत्म किया जा सके। फिर उसको फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने के बाद फिर उसको कंप्रेस करके स्टोरेज जो टैंक होते हैं वहां पर उसको फिल कर दिया जाता है। कंप्रेस जरूर किया जाएगा। उसके बाद में जब भी आप लोग वहां पे जाते हैं सीएनजी लेने के लिए और आप अपना कार्ड जो है वहां पे इंसर्ट करते हैं तो आपको सीएनजी जो है वहां पे अवेलेबल हो जाती है। लेकिन व्हाट इज सीएनजी? सीएनजी होता क्या है? फुल फॉर्म आप लोग देखिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मतलब जो नेचुरल गैस है केवल उसको कंप्रेस्ड किया गया है, ठीक है, उसको कंप्रेस्ड करके फिर फिल कर दिया गया है। लेकिन ये नेचुरल गैस पाई कहां पे जाती है? देखिए, सिंपली जो है नेचुरल गैस वो अर्थ सरफेस के नीचे नीचे ही जो है वो डायरेक्टली पाई जाती है, ठीक है। जो गैसेस है उनके अकॉर्डिंग ही ये पाई जाती है। लेकिन जब इसको हम लोग बाहर निकालते हैं, देखिए डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो मैं आप लोगों को तीन चीज बताता हूं। एक तो है सॉलिड, फिर है लिक्विड और फिर है गैस। तो जिसकी डेंसिटी, घनत्व कम है वो सबसे ऊपर रहती है। तो गैस जो है वो क्या होती है? सबसे ऊपर होती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी पेट्रोलियम पदार्थों को निकाला जाता है तो वो पेट्रोलियम जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। इसलिए लिक्विड फॉर्म को निकालने से पहले गैसेस जो है उनको बर्न करना पड़ता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि रिलायंस के जो माइन वो जो है क्या कहते हैं उनको, रिलायंस की जो रिफाइनरीज हैं वहां पर एक गैस का ऊपर से जलता रहता है और फिर समंदर में से, अरेबियन सी में से गैस लिक्विड के फॉर्म में बाहर निकाली जाती है। तो गैस को जो है वो पहले बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ पे नेचुरल गैस जो है वो आप लोग देख सकते हैं, इसको बाहर निकाला जाता है। फिर इसको क्या किया जाता है? कंप्रेस किया जाता है। जैसे शैल गैस है, तो शैल गैस जो है, जैसे शैल गैस होता है, शैल ऑयल भी होता है। यूएसए जो है वो इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, ठीक है। और इसी शैल गैस और शैल ऑयल के दम पर यूएसए जो है वो ये कहता है कि अब जो है जितनी भी अरब कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज है, जहां पे ऑयल का प्रोडक्शन होता है, वो जो है अब मूव करने लगे हैं यूएसए की तरफ। चलिए, यहां पे हम लोग सीएनजी के बारे में देख लेते हैं कि सीएनजी जो है वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। यहाँ पे फुल फॉर्म आप लोग वनडे एग्जाम के लिए याद रखिए, विच इज मेनली मीथेन, ठीक है। तो यहाँ पे मेन कंपोनेंट जो है वो मीथेन है। तो मीथेन को क्या किया जाता है? कंप्रेस्ड किया जाता है। प्रेशर है यहाँ पर 200 टू 248 बार्स। तो यहां पर एक चीज आप लोग को और याद हो रही है कि प्रेशर की जो यूनिट है वो किस में मेजर की जाती है? बार के अंदर। और यहां पर एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है, ये मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो दो चीज है, एक तो है प्रोपेन है और एक ब्यूटेन है। तो दोनों को मिक्स करके लिक्विफाइड किया जाता है और उसे कहा जाता है एलपीजी। और इसको सामान्य जो टेम्परेचर है, ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस, और इसके साथ में ये जो बार है, ठीक है, ये प्रेशर की यूनिट है 1.7 बार। तो इसके अंदर इसको लिक्विफाइड किया जाता है। सीएनजी हम लोग यूज क्यों करते हैं? क्योंकि ये थोड़ी चीपर आती है, इसके साथ में थोड़ी क्लीन रहती है, मतलब एनवायरनमेंट को कम जो है वो नुकसान पहुंचाती है। जबकि एलपीजी जो है वो थोड़ा सा हाई कैलोरीफिक वैल्यू रखती है। तो यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू की मीन्स क्या है? इसका मीन्स है कि जब आप लोग जलाते हैं तो इससे एनर्जी जो है वो ज्यादा रिलीज होती है, वही इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। तो एलपीजी से ज्यादा एनर्जी मिलेगी। यदि आप लोग इसको ऐसे समझिए कि एक गैस के ऊपर आपने कोई दूध गर्म किया है, ठीक है, तो दूध को गर्म करने के लिए ये जो है वो कम एनर्जी के अंदर ही इस दूध को, मिल्क को जो है वो गर्म कर देगी। और वहीं पे आपने यदि सीएनजी का यूज किया है तो सीएनजी इसे काफी, यानी कि कंपैरेटिव टू एलपीजी, काफी देर बाद जो है वो इसको गर्म कर पाएगी। तो शायद आप लोग समझ चुके होंगे कि कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है। यहां हम लोग सीएनजी और एलपीजी के अंदर डिफरेंस देख सकते हैं,
ठीक है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसे डोमेस्टिकली अवेलेबल, यानी कि घरेलू यूज के लिए अवेलेबल रहती है, इकोनॉमिकली रहती है, क्लीन बर्न रहती है, अल्टरनेटिव फ्यूल सोर्स ऑफ फॉर व्हीकल। ठीक है, तो व्हीकल्स के अंदर इसको अल्टरनेटिव सोर्स के तौर पर यूज किया जा सकता है। इसके साथ में यदि हम लोग एलपीजी की बात करें तो इसको भी ऑटोमेटिव फ्यूल के अंदर जो है वो यूज किया जा सकता है, तो दोनों का हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कि पेट्रोलियम गैस जो है वो एक्चुअल में हाइड्रोकार्बन से निर्मित होती है, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस देख सकते हैं, हायर इनर्शियल इन्वेस्टमेंट। तो सीएनजी के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है कंपेरेटिव टू एलपीजी के, तो एलपीजी के अंदर लोअर इन्वेस्टमेंट है। इसके साथ में लोअर रनिंग कॉस्ट है, मतलब जैसे रनिंग कॉस्ट मींस होता है कि इसको एक तो प्रेशराइज हम लोग करें, फिर उसके बाद में इसको हम लोग क्या करें, लिक्विडफाइड करें या फिर इसको कंप्रेस करें, तो जो कॉस्टिंग इसकी आ रही है वो इसकी काफी कम रहती है, जबकि हायर कॉस्ट रहती है एलपीजी की। लेसर पावर डिलीवरी। ठीक है, तो मतलब अभी हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू की बात कर रहे थे ना, तो वो यही चीज है। तो पावर जो है वो कम प्रोड्यूस होता है, जबकि यहाँ पर पावर जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फिर ट्यून अप जो है वो कम इसका रिक्वायरमेंट होता है। जैसे हम लोग लैपटॉप्स को, मोबाइल को ट्यून अप करते हैं, उसको सही स्टैंडर्ड कंडीशन में लाते हैं, तो वही चीज होती है कि एलपीजी को ज्यादा जो है वो इसको ट्यून अप करना पड़ता है, जबकि इसको थोड़ा सा कम मेंटेनेंस की जरूरत होती है। इसके बाद देखिए आप लोग, हैवियर स्टोरेज टैंक जो है वो सीएनजी के लिए जरूरत पड़ते हैं, जबकि लाइटर मतलब छोटे टैंक जो है जैसे सिलेंडर वगैरह है, वहां पर एलपीजी को स्टोर किया जा सकता है। फिर इसकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी रहती है और इसको काफी ज्यादा जो है एलपीजी अवेलेबल रहती है। फिर यहाँ पे देखिए कि नो कार्बन डिपोजिशन। ठीक है, और क्लीनर जो है एमिशन होता है किसके लिए, एलपीजी के लिए। तो ये बेसिक से इसके अंदर डिफरेंस है, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। हम लोग अभी गंगा रिवर की बात कर रहे हैं, तो आप लोग देखिए सबसे पहले कि गंगा रिवर जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और फिर कानपुर से होती हुई, इलाहाबाद से होती हुई, वाराणसी, पटना, फरक्का डैम जो है, फिर होती हुई हुगली, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, तो इससे आगे होते हुए फिर ये कहां पर, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो देखिए। एक तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे है गोमती, गोमती के बाद है घाघरा, और घाघरा की सहायक है कौन सी, शारदा। तो कई बार क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से आता है कि कौन सी नदी जो है वो दाएं ओर से बाएं ओर से, मतलब राइट साइड से या लेफ्ट साइड से नहीं मिलती है, यानी गंगा के ट्राइब्यूटरी नहीं है, ऐसा क्वेश्चन जो है वो आता है। फिर यहाँ पे देखिए एक है गंडक, फिर है कोसी, तो यह लेफ्ट साइड से मिल रही है। इसके बाद में मेन जो है रिवर आप लोग देखिए वो है चंबल, तो चंबल मिलती है किसमें, यमुना के अंदर, और यमुना मिलती है फिर गंगा के अंदर। और चंबल की भी कई सहायक नदियां हैं, पार्वती है, काली सिंध है, बनास है। ठीक है, फिर यमुना की है सिंध है, बेतवा है। इसके बाद में फिर आप लोग यमुना की देखिए टॉन्स नदी है। फिर गंगा की सहायक नदी है कौन सी, सोन नदी। ठीक है, और सोन की सहायक है रिहंद, जैसे रिहंद एक डैम भी बना हुआ है। तो ये जो है थोड़े से फैक्ट आप लोगों को जरूर याद करने पड़ेंगे। चलिए बड़े हम लोग आगे, यहाँ पे देखिए कि कुछ एक यहाँ पे उद्गम वगैरह हम लोग देख सकते हैं। देखिए पिंडर यहाँ पर एक नदी है, ठीक है, फिर एक है धौली गंगा, जहां पर ये दोनों आकर मिल रही हैं वो स्थान क्या कहलाता है, वो कहलाता है कर्णप्रयाग को। तो कर्णप्रयाग, ठीक है, धौली गंगा और पिंडर नदी जहां पर मिल रही है वो है कर्णप्रयाग। फिर धौली गंगा और मंदाकिनी जहां पर मिल रही है वो है रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो फिर धौली गंगा आगे बढ़ेगी, इसके बाद में ये कहलाएगी क्या, अलकनंदा। तो अलकनंदा जब आगे बढ़ेगी तो फिर ये किससे मिलेगी, ये मिलेगी भागीरथी से। तो भागीरथी से जहां पर मिल रही है ये कहला रहा है देवप्रयाग। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसके ट्राइब्यूटरी देख सकते हैं, यह है भील गंगा। तो भील गंगा किसकी सहायक है, भागीरथी की सहायक नदी है। तो भागीरथी और अलकनंदा जहां पर मिल रही हैं यह है देवप्रयाग, और देवप्रयाग से आगे जाने के बाद ये कहलाएगी गंगा। ठीक है, और जहां पर ये सबसे पहले धरातल पे उतरती है उसे कहा जाता है क्या, हरिद्वार। इसीलिए हरिद्वार को पवित्र स्थल जो है वो माना जाता है। तो आप लोग जो है इनके बारे में याद रखना। जैसे गंगा का उद्गम पूछा जाए तो गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो माना जाएगा, ग्रेट हिमालय के ये ग्लेशियर्स हैं। फिर है केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो ये जो है वो आप लोग धाम देख सकते हैं, केदारनाथ धाम है, फिर बद्रीनाथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। किस भारतीय खिलाड़ी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है, तो वो है कर्णम मल्लेश्वरी। देखिए कर्णम मल्लेश्वरी की हम लोग बात करें तो 2000 यानी कि वर्ष 2000 के अंदर कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक के अंदर, ठीक है, सबसे पहले जो सिडनी ओलंपिक्स थे वहां पर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, तो ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने ओलंपिक के अंदर मेडल जीता था, ये भी आप लोग ध्यान रखना। 1999 में यानी कि 1999 में
राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, वो भी इनको दिया जा चुका है। और इनका यदि संबंध पूछे कि किस राज्य से है, तो आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश राज्य से इनका संबंध है। तो दिल्ली के अंदर खेल विश्वविद्यालय जो है वो अब शुरू किया जाएगा। यहां पर आप लोग बी ऑप्शन देख रहे हैं, कृष्णा पूनिया। कृष्णा पूनिया जो है वो डिस्कस थ्रो से, ठीक है, संबंध रखती हैं, राजस्थान से इनका रिलेट है, और ये वर्तमान के अंदर क्या है, एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, सॉरी, एमएलए नहीं है, ये एमपी हैं अभी। ठीक है, तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ये अभी खेल मंत्री हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। और इसके साथ में ही ये भी, इनका संबंध भी कहां से है, राजस्थान से है। और राजस्थान में जयपुर जो शहर है वहां से ये एमपी चुनकर आते हैं। नीता अंबानी तो आप लोग जानते ही हैं, मुकेश अंबानी की वाइफ हैं। यहां पे आप लोग देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट है, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू हो रही है। ठीक है, हमारा बहुत बड़ा सपना जो है वो पूरा हुआ है, मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है। देखिए, चाहे दिल्ली की बात नहीं है, पूरे भारत के अंदर कहीं भी खेल को यदि प्रोत्साहन दिया जाता है, स्पोर्ट्स को, तो वो हमेशा सराहनीय होता है। कर्णम मल्लेश्वरी की यदि हम लोग बात करें, तो वर्तमान में ये एफसीआई के अंदर चीफ जनरल मैनेजर हैं। इसके साथ में इनको अर्जुन अवार्ड जो है वो 1994 में, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो 1999 में, इसके साथ में पद्मश्री भी इनको मिल चुका है 1999 में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जब आता है कि कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, तो फिर यहां पर ये नॉलेज जो है वो बहुत ही बेहतरीन काम में आती है। 2 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं, 2 सिल्वर मेडल इन्होंने जीते हैं, 1993, 1994, यहाँ पे ईयर्स आप लोग देख सकते हैं। चलिए, दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित, मतलब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो रबर का एक प्लांट है वो किस राज्य में लगाया गया है, तो वो लगाया गया है कहां पर, असम के अंदर लगाया गया है। देखिए, यहां पर समझने की बात क्या है, असम के गुवाहाटी के अंदर ये लगाया गया है, लेकिन यहां पर समझने की बात है कि केरल से ले लाकर और फिर असम के अंदर लगाया है। तो केरल से क्यों लेके आए, क्योंकि केरल के अंदर जो रबड़ अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, केरल के अंदर रबर जो रिसर्च सेंटर है वो कहां पर स्थित है, केरल के अंदर, और वहीं पर इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया। जैसे मान लीजिए कि आप सलमान खान को पसंद करते हैं और इसके साथ में सचिन तेंदुलकर को भी पसंद करते हैं। ठीक है, सलमान खान की जो बॉडी है, स्मार्टनेस है, वो आपको पसंद है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि सलमान खान की हमको स्मार्टनेस पसंद है। सचिन तेंदुलकर का जो है वो स्पोर्ट्स पसंद है। ठीक है, हम चाहते हैं कि एक बच्चा ऐसा हो जिसके अंदर स्मार्टनेस भी हो और स्पोर्ट्स भी वो अच्छा खेले। तो जब इसको मॉडिफाइड किया जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया गया है। तो आप लोग शायद समझ गए होंगे, तो 2 पौधों को मिलाकर यहाँ पे इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है। यदि पूछा जाए कि भारत की पहली जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल कौन सी थी, तो वो थी बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड पहली फसल थी। बीटी की फुल फॉर्म जो है वो भी एग्जाम में पूछी जाती है, बैसिलस थ्यूरियोजेनेसिस। बैसिलस थ्यूरियोजेनेसिस जो है ये इसकी फुल फॉर्म है। बेसिकली ये जो एक बैक्टीरिया है, ये तो क्या है, एक बैक्टीरिया है जो कि मिट्टी के अंदर पाया जाता है, सॉइल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो बैसिलस थ्यूरियोजेनेसिस मिट्टी में पाए जाने वाला एक बैक्टीरिया है। चलिए, यहां हम लोग देख लेते हैं कि ये वो पौधा है जिसको असम की गुवाहाटी में लगाया गया है। चलिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो हैं, मतलब पौधे को हमने इजाद किया है, तो ये ऑर्गेनिज्म ही तो कहलाएगा। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड होता क्या है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट एंड एनिमल, तो प्लांट भी हो सकते हैं और इसके साथ में एनिमल जो हैं वो भी हो सकते हैं। ठीक है, क्रिएटेड बाय मूविंग डिजायरेबल जीन, जैसे अभी हम लोग सलमान खान और सचिन का एग्जांपल देखा था कि जो भी हमको इच्छा है, डिजायरेबल जो है वो चीज हमने ले ली है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। ठीक है, तो वन, जैसे मान लीजिए एक प्लांट से दूसरे प्लांट में या 2 प्लांट को मिक्स करके फिर एक प्लांट हमने बनाया है, तो इसे ही क्या कहा जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड कहा जाता है। और इसे एक टर्म से हम लोग जानते हैं, वो है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो कई बार जो है वो छोटा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पीसीएस के अंदर पूछ लिए जाते हैं कि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो है, ये है क्या जी, कि जो पेड़ है उससे क्या किया जा रहा है, इसको वल्कनाइजेशन इसका किया जा रहा है। और यहाँ पर जो मिल्क है, इनकी रबर
रबर का जो प्रोडक्शन है बेसिकली एक पेड़ के अंदर छोटा सा चीरा लगाया जाता है और फिर वहां से ये मिल्क जो है वो इसमें इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। फिर इसका जो है इसको क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि केरल यानी कि साउथ की जो राज्य हैं वहां पर रबर का प्रोडक्शन होता है और फिर नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहां पर भी होता है। तो केरल से और फिर इसको ट्रांसफर किया गया है कहां पर, असम के अंदर। तो दोनों की जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो बिल्कुल सेम है, इसलिए पॉसिबल हो पाया है। रबर के लिए थाईलैंड जो है वो विश्व में नंबर 1 पर है। ठीक है, आप लोग याद रखना थाईलैंड के अंदर जो हाथी हैं, सफेद हाथी, वो भी थाईलैंड के अंदर पाए जाते हैं। और रबर मतलब इसको हम लोग कहते हैं लेटेक्स। ठीक है, आप लोग याद रखना लेटेक्स जो है वो इसको कहा जाता है और इसके मामले में थाईलैंड जो है वो विश्व में नंबर 1 पे है। फिर आप लोग देख सकते हैं इंडिया जो है, इंडिया की रैंकिंग कौन सी है, 5th नंबर पर इंडिया की रैंकिंग है। चलिए, विश्व का एकमात्र और 200 साल पुराना तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस कहां पर है और इसका नाम क्या है? ठीक है, कौन सा ये पूछा गया है, तो ये कहां पर है? तो ये तो डल लेक के अंदर, ये तो आप लोग को पता होगा कि डल लेक के अंदर ये स्थित है, लेकिन नाम जो है वो आप लोगों को याद नहीं रहता है, इसलिए इसका नाम जो है वो है नेहरू फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस जो है ये इसका नाम है, आप लोग जरूर याद रखना। देखिए, अब नेहरू नेहरू फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इसका नाम आप लोगों को पता चल गया है। अब देखिए रिसेंटली क्या हुआ है कि इसको पुनः निर्मित किया गया है और ये 200 साल पुराना है। मतलब जो ब्रिटिश एरा था, ब्रिटिश एरा से ही इसको निर्मित किया गया है, यानी उस समय इसको निर्मित किया गया था और अब तक भी इसको मेंटेन किया जा रहा है। देखिए, भारत के अंदर यदि पूछा जाए तो भारत के अंदर लगभग 1,54,000 जो है ये इतने पोस्ट ऑफिस इंडिया के अंदर हैं। ठीक है, तो फ्लोटिंग है। जैसे मान लीजिए कि फ्लोटिंग के बारे में और कुछ आपसे पूछे तो भारत की पहली जो फ्लोटिंग लाइब्रेरी थी, फ्लोटिंग लाइब्रेरी की यदि हम लोग बात करें तो वो कोलकाता के अंदर हुगली नदी के ऊपर स्थापित की गई थी। ठीक है, फ्लोटिंग लाइब्रेरी। उसके बाद में यदि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के लिए पूछे तो केरला आप लोगों को बताना है कि केरल के अंदर फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। यदि पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस कहां पर स्थित है, तो सबसे ऊंचा जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा स्पीति। ठीक है, तो स्पीति जो वैली है वहां पर स्थित है। इसकी हाइट जो है वो 15,500 फीट पर है। तो ये क्वेश्चन जो है वो वनडे एग्जाम में आपको काफी हेल्प करने वाले। तो यहाँ पे आप लोग डीएनए का यहाँ पे आर्टिकल देख सकते हैं। डल लेक जो है, डल लेक डिलीवरिंग लेटर्स टू पीपल लिविंग ऑन वाटर। चलिए, यहाँ पे देखिए कि ये देख सकते हैं आप लोग, ऊपर जो है वो यहाँ पर फ्लोटिंग डाकघर लिखा हुआ भी है। बेसिकली पहले इसका नाम सिंपल पोस्ट ऑफिस ही था, फिर 1981 के अंदर नाम जो है फिर इसको चेंज किया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑल सर्विसेज ऑफ द पोस्ट ऑफिस आर अवेलेबल एट दिस फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस ऑन डल लेक while being a float। ठीक है, दे यूज ए स्पेशल सील ऑफ ए शिकारा। तो शिकारा जो है वो वहां का डिस्ट्रिक्ट है और वहां पर जो है ये सब जितने भी स्टाम्प लगाना है, पोस्ट को भेजना है, तो सारा काम वहीं पे किया जाता है। भारत में पहली बार किस राज्य सरकार के द्वारा पशु कल्याण के लिए वार रूम जो है वो तैयार किया गया है? तो वार रूम जो है वो कर्नाटक सरकार के द्वारा तैयार किया गया है। तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि व्हाट इज वार रूम। ये वार रूम होता क्या है? वार रूम एक ऐसी जगह है जिसको एक स्पेशल ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है। ठीक है, जैसे वहां पर करना क्या है कि जो एनिमल वेलफेयर है, पशुओं को कोई नुकसान पहुंच गया है, कैटल ब्रीडिंग करानी है। ठीक है, जो डेयरी किसान हैं, ठीक है, जो डेयरी किसान हैं उनको लाभ पहुंचाना है। इसके साथ में जो एनिमल हेल्थ है उसको इंक्रीज करना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। तो सारे काम जो हैं वो इस वॉर रूम के अंदर किए जाएंगे और कर्नाटक में भी कहां पर, बेंगलुरु के अंदर ये स्थापित किया गया है। ठीक है, और इसके लिए एक हेल्पलाइन भी है, अभी मैं आप लोग को बताता हूं। फेसबुक, ट्विटर, वहां पे आप लोग इसकी हेल्प भी ले सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे आर्टिकल देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस का, नाउ ए वार रूम इन कर्नाटका फॉर एनिमल वेलफेयर। यहाँ पे आप लोग देखिए, इफ यू कम अक्रॉस इन इंजरी एनिमल एंड डोंट नो व्हाट टू डू, यानी कि कोई एनिमल जो है वो इंजर्ड हो गया है, तो आप लोग सोचेंगे कि क्या करें हम। तो जो एक यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं यदि आप लोग कर्नाटक के अंदर रहते हैं। तो द कंट्रीज फर्स्ट एनिमल वॉर रूम है ये। यहाँ पर देखिए कि अंडर द डायरेक्शन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर प्रभु चौहान के द्वारा इसको क्या किया गया है, इसको डायरेक्ट किया जाएगा और इन्होंने इसको लॉन्च किया है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि पैटा की फुल फॉर्म क्या होती है?
पैटा जो है वो एक एनिमल्स के लिए काम करने वाली संस्था है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि पैटा की फुल फॉर्म क्या होती है। यहाँ पे हम लोग कर्नाटक के बारे में देख सकते हैं, कैपिटल है इसकी बेंगलुरु। पॉपुलेशन देखिए, इसकी पॉपुलेशन है 6.41 करोड़, 6 करोड़ 41 लाख जो है ये इसकी पॉपुलेशन है। गवर्नर कौन है? वाजूभाई वाला। और चीफ मिनिस्टर जो है वो BS येदुरप्पा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। चलिए, विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहां तितलियों की सबसे ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं? तो रिसेंटली एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। उस रिपोर्ट का नाम क्या है? नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, ठीक है, नेचुरल नेचुरल हिस्ट्री जो म्यूजियम है इसकी द्वारा एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की गई है। बेसिकली ये कहाँ स्थित है? लंदन के अंदर स्थित है। इसने ये बताया है कि दुनिया की, पूरे विश्व की जो 20% प्रजातियां हैं वो कोलंबिया के अंदर पाई जाती हैं। और पूरे विश्व में है कितनी? 3642 जो हैं ये टोटल स्पीसीज हैं। कितनी? किसकी? बटरफ्लाई की, ठीक है। और इसकी सब स्पीसीज जो है उनकी संख्या है 2065। तो ये है सब स्पीसीज। और मेन स्पीसीज कितनी है? 3642। इसका 20% जो है वो अकेले कोलंबिया के अंदर पाया जाता है। ये चीज आप लोग याद रखिए। तो ये नेचुरल हिस्ट्री ऑफ म्यूजियम है, लंदन के अंदर स्थित है। ये आप लोग जरूर से याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। कोलंबिया की लोकेशन हम लोग देख सकते हैं कि जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के अंदर नॉर्थ वेस्ट का ये जो कैरेबियन सागर को टच करता है, कैरेबियन सागर को टच करता है कोलंबिया, यहीं पर ये स्थित है। तो यहाँ पर इक्वेडर जो है, इक्वेटर, ये यहाँ से पास होती है। और यहाँ पर एक कंट्री है इक्वेटर। इक्वेटर का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ से इक्वेटर जो है वो यहाँ से पास होती है। बेसिकली कोलंबिया के बारे में जानने का इतना कुछ है नहीं। यहाँ पर कोलंबिया की कैपिटल आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, बोगोटा जो है ये इसकी कैपिटल है। और फिर यहाँ पर कोई छोटी मोटी नदियां हैं। बेसिकली इतना जानने के लिए कुछ यहाँ पर है भी नहीं कोलंबिया के बारे में। चलिए, केरल का पहला पक्षी अभयारण्य कौन सा है जहां हाल ही में मेंढक की नई प्रजाति देखी गई है? तो मेंढक की जो नई प्रजाति देखी गई है वो केरल के जो थट्टेकड, यहाँ पे आप लोग ए ऑप्शन देख रहे हैं, यहीं पर मेंढक की नई प्रजाति देखी गई है। इसका नाम आप लोग जरूर से याद रखना, वो है स्कीट्रिंग, ठीक है, स्कीट्रिंग फ्रॉग, ये इसका नाम है, ठीक है। तो इसका नाम आप लोग जरूर याद रखना। यहाँ पे आप लोग इस इमेज के अंदर भी इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पक्षी अभयारण्य है, बर्ड सेंचुरी जो स्थित है, ये लगभग 25 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर फैली है। यहाँ पर आप लोग जो अदर ऑप्शंस देख रहे हैं ये भी केरल की क्या है? बर्ड सेंचुरी है। तो ये सब की सब कहाँ पे पाई जाती हैं? केरल के अंदर ही पाई जाती हैं। चलिए, अब देखिए आप लोग की हालत क्या रहती है? इस मेंढक के समान रहती है। अभी आप जो है, कोई एग्जाम नहीं आता है तो आप लोग बिल्कुल सुस्त रहते हैं, आराम से पानी के ऊपर सोए हुए रहते हैं। और जब एग्जाम नजदीक आता है तो फिर भागना शुरू करते हैं। तो ये थट्टेकड जो बर्ड सेंचुरी है ये 25 किलोमीटर एरिया के अंदर फैली हुई है, ठीक है। और केरल के अंदर ये क्या है? केरल की फर्स्ट बर्ड सेंचुरी ये है। चलिए, राइटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का पूरे विश्व के अंदर 31वां, 31st रैंक है। इसके अनुसार क्या है? देखिए, न्यूज चैनल हम लोग इंडिया के अंदर देखते हैं, तो क्या न्यूज चैनल के ऊपर आप लोग का कितना बिलीव है? तो बिलीव जो है, विश्वास जो है, उसके मामले में टोटल 46 कंट्रीज हैं। और टोटल 46 कंट्रीज में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? 31st जो है वो भारत का स्थान है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज चैनल पर आकर जो एंकर हैं वो जोर जोर से चिल्लाते हैं, तो आप लोग को लगता है ये सब कुछ फेंक रहा है। तो आप लोग का विश्वास कितना है? तो इसी रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि इंडिया के अंदर 30% लोग, 38% लोग जो हैं वो खबरों के ऊपर विश्वास करते हैं कि जो दिखाई जा रही है खबर वो बिल्कुल सही है, उसके ऊपर विश्वास करते हैं। जबकि फर्स्ट जो है वो है फिनलैंड। फर्स्ट जो है वो फिनलैंड, और फिनलैंड के अंदर 65% लोग जो हैं वो न्यूज चैनल पर बिलीव करते हैं। आपको जानकर के ये आश्चर्य होगा, बिलीव नहीं होगा, कि यूएसए जो है वो टोटल 46 कंट्रीज के अंदर सबसे लास्ट में आया है। और केवल 29% ही लोग जो हैं वो न्यूज चैनल पर बिलीव करते हैं। जबकि हम लोग अमेरिका को ये समझते हैं कि बहुत आगे होगा ये, लेकिन यहाँ पर आप लोग हालत देख सकते हैं। तो भारत को जो है वो पहली बार इस रिपोर्ट के अंदर शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट में एक बात और बताई गई है कि भारत के अंदर 73% जो लोग हैं वो उस न्यूज चैनल को देखने के लिए फोन का इस्तेमाल करते हैं। तो फोन का यूज करने वालों की तादाद भी जो है वो काफी ज्यादा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं
रिटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट जो है 2021 की वो रिलीज की गई। टोटल 46 कंट्रीज हैं, इंडिया को, इंडोनेशिया को और नाइजीरिया को इसमें पहली बार शामिल किया गया। ये तो मैंने आप लोगों को फैक्ट बता ही दिए हैं। यहाँ पर जो न्यूज है ओवरऑल वो 36, यानी कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे हम लोग बात करें तो जो न्यूज काम की रहती है वो 36% ही काम की रहती है, बाकी जो है वो तो सब बेकार रहती है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग न्यूज चैनल वाइज भी देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो ट्रस्ट है वो बीबीसी के ऊपर किया जाता है, 62% लोग इस पे बिलीव करते हैं। आईटीवी न्यूज जो है वो 61%। फिर यहाँ पे देखिए चैनल 4 न्यूज है, फाइनेंशियल, स्काई न्यूज, गार्जियन, तो गार्जियन के आर्टिकल्स बहुत ही बेहतरीन आते हैं। टाइम्स है, इंडिपेंडेंट है, डेली टेलीग्राफ है, हफ पोस्ट ये भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, डेली मेल, इसके बाद में डेली मॉनिटर, सन जो है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंडिया का एक भी आप लोगों को इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए, द स्टार्ट ऑफ वाइफ उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो आप लोग याद रखना, तहमीना अनम जो हैं ये इसकी क्या है, इसकी लेखिका हैं। बेसिकली ये तो इसकी लेखिका हैं, लेकिन पब्लिशर जो है, ठीक है, पब्लिशर जो है वो कौन है? वो है पेंगुइन। पेंगुइन आप लोगों ने नाम सुना होगा, काफी फेमस पब्लिशर है। तो उस पब्लिशिंग हाउस के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। बेसिकली ये तहनीमा अनम जो हैं ये ब्रिटिश बांग्लादेशी, ठीक है, ये है ब्रिटिश बांग्लादेशी एक राइटर हैं। और इन्होंने क्या किया है, देखिए इनके आविष्कार, यानी कि इन्होंने जिस आविष्कार नहीं कहेंगे, इस उपन्यास के अंदर इन्होंने क्या लिखा है कि सबसे तेज जो कंप्यूटर कोडर होता है, ठीक है, कंप्यूटर कोडिंग के अंदर जो काम करते हैं उसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटर कोडर। तो एक कंप्यूटर कोडर हैं जिनका नाम है आशा राय, ठीक है, आशा राय एक कंप्यूटर कोडर हैं। उन्हीं के जीवन के ऊपर ये आधारित है द स्टार्टअप वाइफ, और इसको लिखा गया है तहमीना अनम के द्वारा। ठीक है, इनके और भी उपन्यास हैं, काफी इंपॉर्टेंट हैं, और भी है, जैसे ए गोल्डन एज, ए गोल्डन एज जो है ये इनका एक उपन्यास है। इसके बाद में द गुड मुस्लिम, द गुड मुस्लिम जो है ये इनका एक उपन्यास है। उसके बाद में एक और देखिए आप लोग, द बॉन्स ऑफ ग्रेस। ठीक है, तो 3 उपन्यास जो है वो आप लोग इनके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इनकी बुक है। यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट बुक्स हम लोग देख सकते हैं, जैसे द इंडियन वे, स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। तो एस जयशंकर की ये बुक है। काफी इंपॉर्टेंट बुक्स जो हैं वो यहाँ पे हैं, आप लोग इनको जरूर से देखिएगा। जैसे एस जयशंकर की एक बुक है, उसके साथ में उर्जित पटेल जो है इनकी एक ये बुक आप लोग देख सकते हैं। रस्किन बॉन्ड जो है इनकी एक, एग्जाम में काफी आते हैं, एक और है रस्किन बॉन्ड की। चेतन भगत की, ये सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आप लोग इनको नोट अलग से कॉपी में कर लीजिएगा। दलाई लामा की तो बहुत ही एनटीपीसी के एग्जाम में बहुत बार पूछी गई थी। इसके बाद में फिर आप लोग देखिए अमीश त्रिपाठी, ये भी लीजेंड ऑफ सोहल देव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी जितनी भी बुक्स हैं इनको आप लोग कॉपी के अंदर अपने नोट जो हैं वहां पर इनको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, जैसे अरुंधति रॉय हैं, ये भी काफी फेमस है। करण जौहर जो है द बिग बॉस ऑफ लिटिल LUV। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग आगे। एग्रोकेमिकल कंपनी किस देश की कंपनी है जिसके द्वारा भारत में पीले तरबूज की किस्म तैयार की गई है? तो पीले तरबूज जो है वो जर्मनी की कंपनी है एग्रोकेमिकल, इसके द्वारा जो है वो पीले तरबूज तैयार किए गए हैं। बेसिकली ब्रांड जो है, जिस ब्रांड जिस ब्रांड के तहत ये निर्मित की गई है वो है सेमिनिस। ठीक है, सेमिनिस जो ब्रांड है, इस ब्रांड के द्वारा इसको तैयार किया गया है। और 2 साल के बाद में इसका ट्रायल जो है वो भारत के अंदर किया गया, जो कि सक्सेसफुल रहा है। और इसका मतलब क्या है, पीले तरबूज का मीन्स क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। पीले तरबूज का मतलब है कि किसान जो हैं उनको अब यहाँ पर कम जो है वो पैसा खर्च करना पड़ेगा। कीड़े वगैरह लग जाते हैं तरबूज के अंदर, तो फिर इसके लिए जो है वो अब कम पैसा खर्च करना पड़ेगा। मतलब रोग जो है वो कम इसके अंदर होंगे और किसानों को बेहतर रिटर्न जो है वो इसमें मिल पाएंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, यहाँ पे आप लोग एक शब्द और ऐड करना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, अन्न योजना की अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? वो है नवंबर 2021 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। ये भी अपने आप में एक काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। बेसिकली ये जो है ये तो इसका एक इनिशिएटिव है, मतलब इसकी एक ब्रांच है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना विल बी एक्सटेंडेड टिल द एंड ऑफ नवंबर, एक्सटेंशन टू कोस्ट ओवर द 90,000 करोड़। ठीक है, तो 90,000 करोड़ जो है वो इसके अंदर और भी एक्सटेंड
कर दिए गए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो पैकेज है उसमें स्टार्टिंग के अंदर 32 करोड़ जो लोग हैं इनको इसमें फायदा मिला है। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 5.29 करोड़ बेनिफिशियरीज जो हैं वो प्रधानमंत्री अन्न गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आते हैं। तो सारे डेटा जो हैं उनको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्री जो उज्ज्वला सिलेंडर डिलीवरी है वो भी 97.8 लाख जो पीपल्स हैं बेनिफिशियरीज हैं उनको बेनिफिट मिला है। तो सबका सब पैकेज जो है वो किसके अंदर आता है, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो पैकेज है इसके अंदर ये सब जो है वो काउंट होता है। यदि मान लीजिए एग्जाम के अंदर मेंस के अंदर पूछा भी जाता है इस योजना के बारे में, तो इसका मीन्स ये हुआ कि आपको सारा ये लिखना पड़ेगा, उज्ज्वला योजना के बारे में लिखना पड़ेगा, ईपीएफओ के बारे में लिखना पड़ेगा, किसानों की जो योजना है उसके बारे में लिखना पड़ेगा, तब जाके आंसर जो है वो कंप्लीट हो पाएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग, सरकार ने अप्रैल में घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत केंद्र सरकार राशन कार्ड धारकों को मई जून महीने में प्रति माह 5 किलो अतिरिक्त अन्न जो है वो मुफ्त उपलब्ध कराएगी और ये जो है वो फ्री रहेगा। ठीक है, निशुल्क रहेगा राशन कार्ड दिखाने पर। जून माह की शुरुआत में शुरू किया गया और इसके बाद में अब जो है वो दिवाली तक इसको बढ़ा दिया गया है। मतलब नवंबर में दिवाली आती है तो दिवाली तक, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जुलाई से लेकर नवंबर 2021 तक की उसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना किस राज्य सरकार की है, तो वो है दिल्ली सरकार की। अब देखिए दिल्ली सरकार की योजना है तो यहाँ पर प्रति परिवार जो है वो 2500 रुपए की प्रति माह जो है वो राशि दी जाएगी। और जिन्होंने अपने परिवार के अंदर जो कमाने वाला सदस्य होता है उसको यदि खो दिया है, और इसके साथ में ही 50,000 रुपए जो है वो भी दिए जाएंगे यहाँ पर सहायता के लिए, और ये इकट्ठे दिए जाएंगे। इसकी कोई भी जो है वो किश्त नहीं है, इंस्टॉलमेंट के अंदर नहीं है, ये एक बार में ही दे दिए जाएंगे। ठीक है, देखिए अब देखिए कि इसके लिए शर्तें क्या है। जो मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है कोविड के कारण, तो गृह मंत्रालय जो है, होम मिनिस्ट्री, वो इसको क्या करेगी, होम मिनिस्ट्री इसको सर्टिफाइड करेगी कि हाँ उस व्यक्ति की मृत्यु कोविड-19 से हुई है। उसके बाद में कि जब कोविड-19 से उसकी डेथ हो चुकी है तो 1 महीने के अंदर, जैसे मान लीजिए कि कोविड का उसने टेस्ट कराया और टेस्ट कराने के बाद उसकी 1 महीने के अंदर ही उसकी मृत्यु हो गई है, 1 महीने में मृत्यु हुई है तो ही फिर वो इसका बेनिफिशियरी होगा, अन्यथा नहीं होगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 50,000 रुपीज जो है वो एक साथ दिए जाएंगे इसी परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत, और 2500 रुपए जो है वो पर मंथ यहाँ पर दिए जाएंगे। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में किस टीम ने भारत को हराकर चैंपियनशिप जीत ली है, तो वो है न्यूजीलैंड के द्वारा। तो न्यूजीलैंड ने इस चैंपियनशिप को भारत को 8 विकेट से हरा दिया है, और 8 विकेट से हराने के बाद न्यूजीलैंड जो है वो इस चैंपियनशिप को जीत चुका है। तो न्यूजीलैंड जो है वो बेसिकली 2 द्वीपों से मिलकर बना है, एक तो है नॉर्दर्न आइलैंड, एक है सदर्न आइलैंड, और दोनों जो है वो जिस वाटर स्टेट से एक दूसरे से अलग होते हैं वो है कुक वाटर स्टेट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया टू विन इनॉग्रल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। ठीक है, तो न्यूजीलैंड ने इंडिया को क्या कर दिया है, बीट कर दिया है। रिसेंटली हु हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वन प्लस वेरेबीज। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है, जसप्रीत बुमराह जो हैं, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वन प्लस प्रोडक्ट्स का। एयरटेल हैज पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू एस्टेब्लिश 5G नेटवर्क। तो 5G नेटवर्क के लिए एयरटेल ने किसके साथ में किया है, टाटा कंपनी के साथ में किया है। टाटा कंपनी जो है वो इसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएगी, जबकि स्पेक्ट्रम वगैरह जितना भी है वो सब एयरटेल प्रोवाइड कराएगा। तो दोनों मिलके जो है वो 5G नेटवर्क पर काम करेंगे। देखिए ये चाह रहे हैं कि जियो जो है, जियो इसको टक्कर दी जाए। 5G नेटवर्क की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले साउथ कोरिया जो है इसके द्वारा सबसे पहले 5G नेटवर्क को अप्लाई किया गया था इसी कंट्री के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर। और साउथ कोरिया की जो कैपिटल है वो क्या है, सियोल है। चलिए ये आज आप लोगों का स्टडी ग्लोस क्वेश्चन है कि भारत को जो है वो कितने टाइम के लिए इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर इलेक्ट किया गया है। यूनाइटेड नेशन की ये एक ऑर्गन है, तो कितने समय के लिए, कितने ईयर्स के लिए यहाँ पे इनको इंडिया को जो है वो इलेक्ट किया गया है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना मत भूलिएगा। आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे इंस्टा पर पूछ सकते हैं, बेझिझक कोई भी क्वेश्चन पूछिए। इसके साथ में ही आपको
जो भी लेक्चर है उसकी पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। इसके साथ में क्विज जो है वो भी अवेलेबल रहता है। जो भी हमने आज क्वेश्चन किए हैं वो सारे क्वेश्चन आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टडी ग्लोव्स आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है, तो आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।